मित्रों, नमस्कार। आज का जो विषय है वह है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का अर्थ क्या है, किस प्रकार से यह पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित होता है, संसद में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और कौन कौन से अधिकार यहाँ पर राष्ट्रपति के पास होते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। जो वित्त विधेयक है, कोई भी विधेयक जो वित्त से जुड़े मामलों से संबंधित होता है, जैसे सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित हो, उसमें उसको वित्त विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। वित्तीय मामलों को अगर हम कहें देखते हुए इनको 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला है धन विधेयक जो संविधान के अनुच्छेद 110 से संबंधित है। दूसरा है वित्त विधेयक प्रकार 1 जो 117(1) से संबंधित है। वित्त विधेयक का जो प्रकार 2 है वह 117 के भाग 3 से संबंधित है। मित्रों, धन विधेयक से संबंधित मैं एक अलग से वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसमें आप धन विधेयक क्या अर्थ है, किस प्रकार से वह पास होता है, उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है। और आज के में जो ये चर्चा है इस पर मैं बात करूँगी कि वित्त विधेयक किस प्रकार से यह होता है और कैसे पास होता है। कोई भी जो धन विधेयक है वो प्रत्येक धन विधेयक वह वित्त विधेयक हो सकता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो यह है संवैधानिक प्रावधान जो हमारे यहाँ पर है। अब है कि किस प्रकार से जो वित्त विधेयक है उसमें क्या किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, क्या प्रावधान है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 117 है उसके 1 में यह स्पष्ट रूप से है कि कौन से विषय वित्त विधेयक के प्रकार 1 से संबंधित हैं। तो एक तो जो अनुच्छेद 110 में जो प्रावधान वर्णित हैं वो तो इसमें शामिल होते ही होते हैं, तथा कुछ उस परिधि से बाहर के जो विषय हैं वो भी इस वित्त विधेयक के प्रकार 1 में शामिल होते हैं। ये जो वित्त विधेयक प्रकार 1 है इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये इसकी विशेषता है। और यहाँ पर जो शक्तियों की यदि हम बात करें तो लोकसभा से पास होने के पश्चात ही यह जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, चूँकि जहाँ वित्त विधेयक को लेकर सरकार के द्वारा उसका पक्ष रखा जाता है तो वहीं पर जो विपक्ष हैं उनके द्वारा उस पर विचार विमर्श किया जाता है, तीखी बहस होती है, सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात जब वह लोकसभा से पास हो जाता है तो उसके पश्चात वह राज्यसभा को जाता है। इसमें वित्त विधेयक में प्रकार 1 में राज्यसभा के पास में अगर हम कहें तो प्राप्त शक्तियां होती हैं, पर्याप्त शक्तियां हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर जो मनी बिल था वहाँ पर राज्यसभा के पास शक्तियां सीमित थी, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा जो है वो पावरफुल है, क्योंकि जब लोकसभा से यह वित्त विधेयक पार्ट 1 पास होकर आता है तो वो एक सामान्य विधेयक का रूप ले लेता है और राज्यसभा के पास जो शक्ति हैं कि उसमें वह संशोधन भी कर सकती है, उसको वो खारिज भी कर सकती है और उसको वो लौटा भी सकती है। अर्थात ये शक्तियां जो हैं वो राज्यसभा के पास में पाई जाती हैं। अब यदि दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पाती तो सहमति ना बनने की स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यह शक्ति है कि वह संयुक्त बैठक को बुला सकता है, अर्थात दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक है उसको वह बुला लेता है और उसके पश्चात ही जो विधेयक है वित्त विधेयक पार्ट 1 है उसमें रखा जाता है। तो यहाँ से पास होने के पश्चात अब वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति के पास मनी बिल की तुलना में जो ये फाइनेंस बिल होता है उसमें अधिक शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति उसको स्वीकृत भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसको रोक भी सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। मनी बिल के संदर्भों में राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति नहीं प्राप्त थी। तो इस प्रकार से जो पार्ट 1 है वह यहाँ पर वित्त विधेयक पास माना जाता है। अब वित्त विधेयक पार्ट 2 की यदि हम बात करें
तो इसको जो परिभाषित किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 117 के भाग 3 में इसकी व्याख्या की गई है, इसे परिभाषित किया गया है। इसमें जो भारत की संचित निधि पर जो भी भारित खर्चों से जुड़े हुए विषय हैं या उपबंध हैं उनको इस पार्ट 2 में रखा गया है। इसी के साथ साथ ऐसा कोई विषय जो 110 अनुच्छेद में हम कहें सम्मिलित था या उसमें शामिल था, उसको इस पर यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको संविधान के अनुच्छेद 117 का जो 3 है उसमें उसे स्पष्ट किया गया है। इसमें जो संविधान के जो वित्त विधेयक का भाग 1 है उसमें और इसमें जो अंतर है वह है उसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना भी आवश्यक नहीं है, अर्थात किसी भी सदन में यह रखा जा सकता है। पारित होने के लिए जो प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है किसी भी विधेयक को पास होने के लिए, वो प्रक्रिया को अपनाने के पूरा करने के पश्चात ही यदि यह दोनों सदनों की सहमति से पास हो जाता है तो यह राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन अगर दोनों सदनों के मध्य डेडलॉक की स्थिति आ जाती है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है और राष्ट्रपति जो है वहां पर दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। यहाँ पर भी जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा के पास में पर्याप्त शक्तियां हैं और चूंकि जो संयुक्त बैठक है वह तभी बुलाई जाती है जब दोनों सदनों के मध्य सहमति नहीं हो पाती। तो राज्यसभा यहाँ पर एक हम कहें पर्याप्त शक्तियां रखता है और उसी प्रकार से वह प्रयोग करते हुए अपनी असहमति भी दर्ज करा सकता है। अगर यहाँ पर संयुक्त बैठक में रखा जाता है और संयुक्त बैठक में रखने के पास यदि यह वित्त विधेयक भाग 2 पास कर दिया जाता है तो उसके पश्चात वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास में भी यहाँ पर शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी यह वित्त विधेयक भाग 2 राष्ट्रपति के पास जो है वह उससे पास माना जाता है। यहाँ से पास होने के पश्चात तो ये वित्त विधेयक भाग 2 अब राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात यह पास होता है। अब मैं इसको एक ब्रीफ कर देती हूँ कि जो भाग 2 है उसे किसी भी सदन में रखा जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। इसी के पश्चात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे। बैठक में जब वो पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है, मंजूरी के लिए जाता है और जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है उसके पश्चात ही वह जो है पास माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विशेष है वह है कि यहाँ पर राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो भी राज्यसभा एक मजबूत सदन के रूप में होता है, जो कि मनी बिल में उतनी शक्तियां राज्यसभा के पास नहीं होती। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।